के साथ बेहद खास मेहमान हैं जिन्होंने एक लंबे वक्त तक चुनाव आयोग को कवर किया है। पत्रकारिता का उनका 2.5 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मेरे साथ हेमंत अत्री जी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। हम बात एग्जिट पोल की तो करेंगे ही कि कैसे ये एग्जिट पोल हास्यास्पद लगते हैं। जब आप तमिलनाडु में ये कहें कि 10 सीटें मिलें, जब कर्नाटका में ये कहा जाए कि 22 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, पंजाब में कहा जाए 4 सीटें मिल रही हैं, जब ये कहा जाए कि केरला में 4 सीटें मिल रही हैं, तो इस पर सिर्फ आप हंस ही सकते हैं कि ये टारगेट कम से कम 2 महीने पहले दे दिया गया होगा, ये नंबर कम से कम 2 महीने पहले दे दिया गया होगा कि आपको कैसे 400 पार कराना है। और मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगी इसके साथ साथ कि अगर आपने इन जो पोल आए हैं, एग्जिट पोल, इन पर अगर बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सेलिब्रेट करते हुए अगर आपने देखा हो, या वो जोश आपने देखा हो जो आपने इससे पहले सोशल मीडिया पर कभी देखा हो, तो मुझे आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। और खुद जो बीजेपी के नेता हैं वो सब भी इन जो ये एग्जिट पोल आए हैं उन पर यकीन करते हुए नजर नहीं आ रहे। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर ये बता रही है कि रिजल्ट इससे बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन फिलहाल बात चुनाव आयोग की हम कर लेते हैं। आपने चुनाव आयोग की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी हेमंत जी, आप तो बहुत गौर से सुनते हैं। आपसे मैं पहला रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगी, चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं कि 1952 के बाद अगर पहली बार जब से इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, अगर इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े रिजल्ट से, वोटिंग से एक दिन पहले, तो यही बताता है कि उसकी साख पर, उसके भरोसे पर, उसकी निष्पक्षता पर कैसे बट्टा लग चुका है, कैसे लोग अब उन पर यकीन नहीं करते। विपक्षी पार्टियां तो आप छोड़ ही दें। कुशरा जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सारे देश ने देखी, वैसे तो मैंने भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की कवर की, सारी बात की। इसको हम केवल एक बात कह सकते हैं, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव कुमार का जो असफल प्रयास है, इसको हम कह सकते हैं कि गए थे नमाज अदा करने, रोजे गले पड़ गए। वो गए तो थे अपने स्पष्टीकरण देने के लिए, और ज्यादा एक्सपोज हो गए, बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए। और कहना नहीं होगा कि वो अपने आप को आज उपहास का पात्र बना गए। इलेक्शन कमीशन को जब हम बात करते थे तो हम ईसीआई बोलते हैं इसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एब्रीवेशन में। आज जो मुझे लगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पूरे चुनाव आयोग में जो राजीव कुमार का व्यवहार देखा और जो आज जिस तरह के उनके स्पष्टीकरण थे, मुझे लगा कि ये ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना होकर के एंटायरली कंप्रोमाइज इंस्टीट्यूशन हो गया है, पूरे तरीके से कंप्रोमाइज इंस्टीट्यूशन हो गया, बुरे तरीके से बेनकाब हुआ। राजीव कुमार जी उपहास का पात्र बन गए, जो जवाब दिए उससे ज्यादा सवाल छोड़ गए। आप कहें तो मैं उसको सूचीबद्ध कर सकता हूं कि क्या क्या जवाब वो नहीं दे पाए। सूरत के अंदर आपने देखा किस तरीके से सबके नॉमिनेशंस विड्रॉ कर लिए गए, सवाल पूछा गया तो नोटा को क्यों नहीं माना गया, इस पे वो साइड स्टेप कर गए, धीरे से जवाब देने की बजाय उसको जैसे गोलमोल करके चले गए। चुनाव में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके सवाल को लेकर वो बिल्कुल चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, सेटिस्फैक्टरी जिसको हम कहते हैं। और उसके भी गजब की बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो दूसरे लोगों को उन्होंने कहा कि वो अविश्वास फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। जो प्रधानमंत्री जी, जिस कांग्रेस पार्टी के पूरे घोषणा पत्र के अंदर मुस्लिम शब्द नहीं था, उसको मुस्लिम लीग से लेकर के गाय छीन ले जाएंगे, भैंस छीन ले जाएंगे, मंदिर पे ताला लगा देंगे, बाबरी ताला लगा देंगे, मस्जिद ध्वस्त कर देंगे, ये सारी बात आपने देखी। उनमें से किसी का कोई जवाब उनके पास कौन सा सबूत था? क्या इलेक्शन कमीशन ने उनको पूछने की भी हिमाकत की? उसके अलावा जो उनकी आज भाषा थी मुख्य चुनाव आयुक्त की, आईटी सेल कहना, टूल किट कहना, फॉरेन पावर्स कहना, मिस्चीवियस नैरेटिव कहना, ये सारे शब्द कौन प्रयोग करता है? ये तो पॉलिटिकल पार्टियां यूज करती है सारे शब्द। एक संवैधानिक संस्थान इस तरह के शब्द यूज नहीं करता। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम एक एम्पायरिंग का है, और वो एक खिलाड़ी बनकर खड़ा हो गया। और पूरी की पूरी जो भाषा थी वो किसकी बोल रहे थे, पूरे देश ने देख लिया। कम से कम अपनी ओवरटोन और डायलेक्ट जो है बात करने का, उसको तो बदल लेते कम से कम। तो कहने का सबब यह है कि आज मैंने कुछ अखबारों के अंदर चुनाव आयोग ने अपनी साख बचाने के लिए पूरे पेज के विज्ञापन दिए हैं, और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्यों? आप देखिए, जो पिछले 3-4 दिन में जो नैरेटिव बनाया गया है, पहले एग्जिट पोल के जरिए, फिर विज्ञापनों के जरिए,
उसके बाद आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये एक क्रेडिबिलिटी दोबारा स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा, अभी सीएसडीएस का सर्वे आया, आपने हल्का सा जिक्र किया कि 2019 में 51% लोगों को चुनाव आयोग में आस्था थी, उनकी विश्वसनीयता थी, भरोसा था। इस बार वो 28% रह गए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, राजीव कुमार जी बता देंगे, देश को बता दें कि ये किसकी हरकतें हैं, किसका व्यवहार है, किसका आचार व्यवहार है, जिसके कारण ये 51 से 28% पे आ गए। और क्या इस पर नैतिकता नहीं बनती कि उसके आधार पर वो चले जाएं अपने घर? और उससे भी महत्वपूर्ण बात जो है बुशरा जी, इस पूरे खेल में आज उन्होंने एक बात स्वीकार की कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, जून का महीना था, चुनाव हमें 1 महीने पहले खत्म करना चाहिए था। तो मेरा राजीव जी से सवाल है कि ये क्या पहली बार आकाशवाणी हुई क्या कि जून के अंदर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है? कोई छठी क्लास का बच्चा जो सामाजिक विज्ञान पढ़ता है वो भी इस देश का मौसम चक्र बता सकता है। इन्होंने तो 35 साल आईएएस की सर्विस की है, उसके बाद 5वां साल चुनाव आयोग में। अगर इनको ये नहीं पता कि देश का मौसम चक्र क्या है और जून में कितनी गर्मी होती है और किन एरियाज में ज्यादा गर्मी होती है, अगर आप चुनाव आयोग का प्रोग्राम देखेंगी तो मैक्सिमम जो आखिरी के फेसेस थे वो उन एरियाज में हुए जहां मैक्सिमम चुनाव था 46 डिग्री प्लस। तो ये इनकी प्लानिंग थी। तो कुल मिलाकर के जो दर्जनों लोग मर गए चुनाव के दौरान इस पूरी प्रक्रिया में, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए कोई नैतिकता है क्या? केवल ये कह देना कि ये हमारी लर्निंग है। लर्निंग गलती से पहले भी तो की जा सकती थी। ये तो कोई ऐसी लर्निंग नहीं थी कि अनप्रेसिडेंटेड है, कहीं और से आ गई है कोई ऊपर से, ऐसा तो कुछ नहीं। ये तो हर साल गर्मी आती है। कौन जिम्मेदार है? सीधे सीधे वो खुद जिम्मेदार है। फिर उन्होंने लफाजी करने की कोशिश की कि देश में आप बताइए किसका हेलीकॉप्टर चेक नहीं हुआ। तारीख बताएं राजीव कुमार जी कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर कब और कहां चेक हुआ था, होम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर कहां चेक हुआ था, और बीजेपी के कितने नेताओं का हेलीकॉप्टर चेक हुआ था? खड़गे साहब का तो हमने देखा, राहुल गांधी का भी देखा, बाकी नेताओं का भी देखा। बता दे राजीव कुमार, खिसियानी बिल्ली खंबा क्यों नोच रही है? सीना खोल कर बताए ना कि ये हम कर पाए, ये नहीं कर पाए। ये वही चीज है 2019। आपको याद होगा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं। जैसे इन्होंने क्रेडिबिलिटी का चुनाव आयोग का बेड़ा गर्क किया है, ऐसा ही एक कारनामा 2019 में श्रीमान राजीव अपने क्या नाम सुनील अरोड़ा ने भी किया था, आपको ध्यान होगा, जिसके कारण अशोक लवासा को इस्तीफा देना पड़ा था। ध्यान होगा आपको। जब पूरी पोलिंग हो गई, पूरा चुनाव आयोग बटा हुआ था 2019 में भी इन्हीं कारनामों के कारण। और प्रधानमंत्री के वो जो तमाम भाषण थे, शहीदों के नाम पर वोट और वो सारा, उस पर वो उसको नोटिस देना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर को, इन्होंने मना कर दिया बहुमत के उससे। तो वो जब सारा चुनाव हो गया था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आता है, इस देश में किसी को पता नहीं उस बात का। तो सुनील अरोड़ा साहब ने जैसे आज मतगणना से पहले एक इवेंट रची, पहले विज्ञापन दिया और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। तो ऐसे ही सुनील अरोड़ा साहब ने बात तो पिट चुकी थी चुनाव आयोग की 2019 में, तो उन्होंने अपने कुलीग्स को कहा कि हमने बड़ा सक्सेसफुल चुनाव कराया है और क्यों ना हम महात्मा गांधी की समाधि राज घाट पर चलते हैं। तो ही वांटेड टू क्रिएट एन इवेंट। वो गए या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनके कुलीग्स थे उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हैं, ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हमारा काम नहीं है। तो आप समझिए चुनाव आयोग में किस तरह के लोगों की अपॉइंटमेंट हो रही है। और वही काम ये अपने क्या नाम है इनका, राजीव कुमार अब कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने चुनाव आयोग की जो अर्जित पूरी की पूरी ये थी विश्वसनीयता, उसको बर्बाद और नष्ट कर दिया है। और पूरे का पूरा ओनस इनके ऊपर है। पहले भी सरकारें थी, ताकतवर सरकारें थी, चुनाव आयोग इतना एक्सपोज कभी नहीं हुआ। हर मुद्दे पर एक्सपोज हुए। 28 राजनीतिक दल, देश के विपक्षी दल, कितने महीनों तक ईवीएम को लेकर के इनके बुलावे का इंतजार करते रहे, कितने रिमाइंडर भेजे। क्या इनके पास समय नहीं था? और अगर इनके पास, आप पॉलिटिकल पार्टियों के पास समय नहीं है, के लिए समय नहीं है, तो किस काम के लिए समय है, जरा ये बता दें। ये सवाल मैंने भी पूछा कई बार और कुरैशी साहब ने भी पूछा कि ये पहली ड्यूटी है कि किसी की भी कोई शंका है उसको दूर करते। तो ये सारे का सारा जो किया है घालमेल पूरा, इसके लिए 100% सीधे सीधे राजीव कुमार जिम्मेदार है। क्योंकि जो बाकी के 2 चुनाव आयुक्त थे उनकी तो चुनाव प्रक्रिया होने से 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट की गई थी। उनको तो बेचारों को भी समझने में 6 महीने लग जाएंगे पूरी प्रक्रिया को। तो ये जिस तरीके से राजीव कुमार ने एक टूल बन करके, जिसका टूल बने सबको पता है, देश ने देखा। और जयराम रमेश से सवाल पूछ रहे हैं कि आप सबूत लेकर आइए। जब प्रधानमंत्री ने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए तब सबूत तो नहीं मांगे उन्होंने। गृहमंत्री जी से तो कभी सबूत नहीं मांगे। आरोप गृहमंत्री पर है और सबूत मांग रहे हैं शिकायतकर्ता से।
ये सुना है आपने कभी? नोटिस उनको दे रहे हैं, शिकायतकर्ता को नोटिस। तो ये जी। नई नई बातें लिखी हैं इन्होंने, देखते हैं क्या करेगा। क्रिएट किया, अब उसको ही इज ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। पूरे देश के अंदर कितनी कंस्टिट्यूएंसीज में रात को आधी रात के बाद चुनाव हुआ, उनको आज लिस्ट लेके आनी चाहिए थी कि भाई किन किन, आप वो तो सुबह 3-4 बजे तक की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि वो सारी लिस्ट लेके आए कहां कहां पर हो रहा था। और अगर किसी एक फेस में मान लो किसी 1-2 कंस्टिट्यूएंसी में हुआ भी है, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी सब कार्य को डेटा अपडेट मत करवा। ये किसने कहा आपको? आप देखिए 60% वोटिंग बता रहे हैं पोलिंग की शाम को 7 बजे, पोलिंग वाले दिन की, और 11 दिन बाद बता रहे 67.5%। ये हुआ कि नहीं हुआ? और अगर चुनाव आयोग सुबह 7 से लेकर के 6 बजे तक पूरा चुनाव सुनिश्चित नहीं करा पा रहा है, देखिए 7 बजे 8 बजे तक तो चुनाव चलता था, लेकिन अगर शेड्यूल टाइम में अगर चुनाव आयोग नहीं करवा पाया और सुबह 3 और 4 बजे तक चुनाव चला, अगर मैं उनकी बात मान भी लूं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये 100% ग्रॉस इनकम्पिटेंस किसकी है? ये सीधे सीधे चुनाव आयोग की, उसकी मशीनरी की है। तो जिस बात पे इनको शर्म आनी चाहिए, उस बात को ही इज वेयरिंग ऑन द स्लीव्स एज ए प्राउड। दिस इज नॉट डन। ये कभी देश ने नहीं देखा। बताए ना, मैं अब भी उनको चैलेंज करता हूं कि वो 10 कंस्टिट्यूएंसी बता दें पूरे देश में जिनमें 3 से 4 बजे तक अगले दिन सुबह तक चुनाव चला हो। ये बहानेबाजी है, हकीकत कुछ और है। जो शाम को 7 बजे डेटा आया था वो मैंने और आपने क्रिएट किया था क्या? वो भी चुनाव आयोग के ऑफिशियल सोर्सेज से ही आया था। और जो रिवाइज डेटा आया 11 दिन के बाद, वो भी चुनाव आयोग ने दिया। साधारण सवाल पूरा देश ये पूछ रहा है साहब कि आपको 11 दिन डेटा अपडेट करने में क्यों लगे? आप हिंदुस्तान में आइसोलेशन में नहीं रहते, नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया में रहते हैं आप, जहां पलक झपकते ही सब कुछ होता है कथित तौर पे। और चुनाव आयोग जैसी संस्था जिसके पास इतने बड़ी मशीनरी है, पूरा प्रशासन है, वो अगर 11 दिन में 87 या 90 या 100 कंस्टिट्यूएंसी का डेटा अपडेट करने में लगाता है, तो उसको तो बंद कर देना चाहिए। या तो डिजिटल इंडिया के नारे मत लगाइए, या चुनाव आयोग को बंद कर दीजिए। तो ये किस तरह की चीज है? ये बेसिकली अपनी जो भी घालमेल है उसके पीछे मंशा जो भी हो, लेकिन इस पे जितना बोलेंगे, आपको ध्यान होगा आपने मेरे से सवाल पूछा था कई दिन पहले, जिस दिन पोलिंग थी दिल्ली में, उस दिन बड़ी शान से इन्होंने कहा था कि किसी दिन मैं इसका जवाब दूंगा। याद है आपको जब वोटिंग करके निकले थे कि जवाब दूंगा वक्त आने पर इसका? तो क्या यही जवाब था उनका? अगर ये जवाब था तो गॉड सेव दिस कंट्री एंड गॉड सेव दिस डेमोक्रेसी। किस लेवल पे ले आए हैं चुनाव आयोग को? ही हैज बिकम ए प्लेयर, नॉट एन एम्पायर। ही इज नो मोर एन एम्पायर। और तीनों, जितना आपने देखे होंगे पिछले 2 महीने में जब ये चुनाव प्रक्रिया चली, कितने मीम्स तीनों चुनाव आयुक्तों पे बने हैं। जिस चीज के लिए जिम्मेदार राजीव कुमार है, उसके लिए जो 2 नए आए हैं जिनका कोई रोल नहीं है, वो आर स्टिल इंटर्न्स इन ए वे, उनका भी मीम्स बन रहे हैं। तो पूरे चुनाव आयोग को उपहास का पात्र बनवा दिया। अपनी तमाम जो भी चीजें हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे या जो भी इंटरेस्ट होंगे, उसके चक्कर में एक अर्जित संस्थान जो है चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थान, उसने अपनी जो मान्यता विश्व में अर्जित की थी, जैसा आपने कहा, हिंदुस्तान में वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल लेवल का डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट है द्वारका में, अगर आपने देखा हो तो। वहां पर सैकड़ों देशों के लोग आके डेमोक्रेसी की पढ़ाई करते हैं, और उस डेमोक्रेसी का ये हाल कर दिया इन्होंने। तो ये सोचना चाहिए इनको कि ये कहां लेके गए थे, क्या जिम्मेदारी थी, क्या शपथ थी। और वो अब ये भी समझ में आ रहा है कि जो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल संदेहास्पद परिस्थितियों में रातों रात इस्तीफा देके गए थे, उसका भी कारण क्या रहा होगा। बिटवीन द लाइंस पूरा देश उसको पढ़ सकता है कि वो किन कारणों से गए होंगे। कहते हैं, करते उससे बिल्कुल विपरीत है। चुनाव आयोग के एक्शंस बोलने चाहिए, शब्दों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल संस्थान थोड़ी है। उसको तो खुली आंख कान और नाक के जरिए जो कुछ हो रहा है अपने एक्शंस के साथ एड्रेस करना होता है, ना कि भाषणबाजी और तुकबंदी से। जो वो शब्द प्रयोग करते हैं जिसको आप शेर व शायरी कह रहे हैं, असल में वो तुकबंदी है। और तुकबंदी भी तीसरे दर्जे की, निम्न दर्जे की तुकबंदी है, जिसका ना सिर है ना पैर है। लेकिन चलिए उनको आत्ममुग्ध होने दीजिए, वो उनका अधिकार है, शौक है, शौक भी पूरा कर ले जब तक मुख्य चुनाव आयोग, तो उसके बाद तो किसी ने पूछना नहीं। जिस लेवल पे ले गए हैं वो चुनाव आयोग के सारे स्थितियों को। एक याद होगा आपको, जब हमारे टाइम में टीएन शेषन साहब थे इस देश के सीईसी, और तमाम देश के सीईसी, कुरैशी साहब थे और लोग थे, अशोक लवासा को तो इस्तीफा ही देके जाना पड़ा, वो तो सीईसी बने भी नहीं। तो जब इस तरह के स्टफ को, जो कंप्रोमाइज स्टफ है ओपनली, और जो रूलिंग पार्टी को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए हर समय तत्पर रहता है, जब उस व्यक्ति को आप संवैधानिक संस्था का मुखिया बनाएंगी, तो और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी? पूरे देश ने देख लिया ये कि उनके शब्द कहाँ हैं
और उनके कथनी कथनी कहाँ है और करनी कहाँ है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मूवमेंट इसलिए है, देखिए लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लोकतंत्र रहेगा, संस्थान रहेंगे। जिस संस्थान ने अपनी विश्वसनीयता ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तमाम सीईसी तमाम ईसीज के कंट्रीब्यूशन से इस्टेब्लिश की, क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश किए, उसको आपने मटिया मेट कर दिया किन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, तो इसका जवाब कौन देगा। हो सकता है कल को वो भी कोई महानता के लिए अपने माई ईयर्स इन इलेक्शन कमीशन टाइप की कोई किताब भी लिख दें, क्योंकि बड़ा शौक है उनको प्रस्तुत करने का अपने को अलग अलग रूपों के अंदर। लेकिन पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंटायरली कंप्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन बना, और उसका जो कोई जिम्मेवार है, उसका कोई जिम्मेदार और कोई नहीं, सीधे सीधे राजीव कुमार। कंपिटेंस थी, उसको आप किन्हीं भी शब्दों में आप उसमें मुलम्मा चढ़ा दें, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। 1952 से इस देश में चुनाव हो रहे हैं बुशरा जी, और कभी भी 11 दिन लगे हों तो राजीव कुमार खुद बता दें कि डेटा अपडेट होने में। उस जमाने में जब 1952 में देश में ना तो संचार के साधन थे, ना आवागमन के साधन थे, ना तमाम चीजें थी, 11 दिन तो तब भी नहीं लगे। आज तो आपको जानकर हैरानी होगी, अगर आप चुनाव आयोग का कार्यप्रणाली देखेंगी तो जिस दिन पोलिंग होती है ना बुशरा जी, हर 2 घंटे में सेक्टर मजिस्ट्रेट, 8 से 10 बूथों के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट रहता है, हर 2 घंटे के अंदर वो डेटा अपडेट करता है, हर 2 घंटे के अंदर ड्यूरिंग पोलिंग। और लगातार आपने 20 सालों से देखा होगा, आज पोलिंग हुई है, मैक्सिमम कल शाम तक फाइनल डेटा आ जाता था। इस हर बार ऐसे ईवीएम जाती थी, उससे पहले तो बैलेट बॉक्सेस जाते थे। ईवीएम तो एक ब्रीफकेस है, अटैची है, उससे पहले तो ब्रीफकेसेस वो जाते थे, बड़े बड़े बैलेट बॉक्सेस और ये सब। तब समय नहीं लगा 24 घंटे से ज्यादा, इस बार क्यों लगा? जवाब दे देना। अब तो संचार के साधन कहीं बेहतर है, आवागमन के साधन बहुत बढ़िया है। कोई भी जिला अपने मुख्यालय से, जो रिमोट से भी रिमोट एरिया है, वो 6 घंटे से ऊपर का डिस्टेंस नहीं है, चाहे अरुणाचल चले जाइए आप, चाहे लद्दाख चले जाइए। फिर ये क्या कारण हुआ, इसका जवाब राजीव कुमार को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। वो कितनी ही इम्यूनिटी ले लें नरेंद्र मोदी से मिलकर कि ऑफिस के फैसलों के दौरान उस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी किसी भी चुनाव आयोग पर, लेकिन इस सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा, और वो कितनी नानुकुर करे। इलेक्शन कमीशन आपने नहीं, देखिए बुशरा जी, विपक्ष इस बार जरूर से ज्यादा सावधान और सजग है, और वो इनके सारे षड्यंत्र को पकड़ भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। इस बार तो केवल 17 सीट तक मत सीमित रखिए इसको, इस बार तो और कमाल की बात होने जा रही है। चूंकि संयुक्त विपक्ष है मैक्सिमम सीटों के ऊपर, तो ये जो वैसे खड़गे साहब क्या है 1 जून को वैसे नहीं बैठे, ये वहां पर एक पूरी स्ट्रेटेजी बनी है। और वो स्ट्रेटेजी क्या है, आपको याद होगा 2019 में जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे डाटा था, याद हो आपको, तो जो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड थे और नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड थे, उनके अंदर अंतर था। और जब हमारी एक जर्नलिस्ट साथी ने, महिला साथी ने पकड़ लिया उसको और वो लगाई आरटीआई, तो इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब नहीं दिया, वो डेटा हटा दिया चुनाव आयोग की साइट से। तो अब देश के सामने जो विपक्षी दल है, उनके सामने सर्वाइवल का सवाल है। और 2014 से आपने एक फिनोमिना और नोट किया होगा, 2014 हो, 19 हो, बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर सत्ता में वापस आना हो, इन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया है। और मैं तो चैलेंज करता हूं राजीव कुमार को कि अगर उनमें हिम्मत है तो पूरे देश के अंदर 14 के बाद जो भी 2000 से नीचे वोट के चुनाव का अंतर रहा है परिणाम का, उन सब की जांच करा ले, पता लग जाएगा कि उसमें क्या खेल हुआ। उसमें 90% सीटों के ऊपर रूलिंग पार्टी ही क्यों जीती, क्या कारण थे उसके। और यही कारण है कि कल सारे विपक्ष ने जाके शिकायत की कि पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती होनी चाहिए। ये तो ऑलरेडी रूल है, विपक्ष को क्यों कहना पड़ा जाके चुनाव आयोग को, क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली चुनाव आयोग को आज कहना पड़ा कि हम पहले इनकी काउंटिंग शुरू करेंगे और आधे घंटे बाद ईवीएम की वोटिंग काउंटिंग शुरू करेंगे। ये तो ऑलरेडी रूल है। तो समझिए विपक्ष कितना सजग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो चुनाव आयोग, जो अपने इसमें काउंटिंग एजेंट्स रहते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के, उनके साथ इस बार एक वकील को तैनात करने की तैयारी है हर काउंटिंग सेंटर पे। जहां इन्होंने खेल किया वहीं पकड़े जाएंगे, और वहां तब नहीं पकड़े गए, 2 दिन बाद कोर्ट में पकड़े जाएंगे। इस बार आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम करवा रखा है, सिंबल लोडिंग मशीन, जिस लैपटॉप के जरिए ये ईवीएम में सिंबल अपलोड करते हैं, वो भी सील करवा रखी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अगर कहीं पर ये पकड़े गए तो इनको भागने की जगह नहीं पड़ेगी, ना तो इनको और ना उन अधिकारियों को जो सत्ता के साथ मिलकर कोई खेल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बार पॉलिटिकल पार्टियां बहुत अलर्ट हैं, देखा होगा आपने, ना केवल एजेंट्स को ट्रेनिंग दी गई है प्रॉपर टाइप, हर एक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में विपक्ष ने ट्रेनिंग दी है बाकायदा। 17 सी में कितनी वोट आए, सील का नंबर क्या है, ईवीएम का नंबर क्या है, जो आपकी वीवीपैट है उसका नंबर क्या है, 17 सी में सब कुछ लिखा हुआ है। वो एक एक चीज वो मिलाएंगे तो ना तो ये ईवीएम बदल पाएंगे, ना डेटा बदल पाएंगे,
वो पहले छूटते ही जब कहेगा कि इस, मान लीजिए बूथ नंबर 5 है, जैसे ही ऑपोजिशन का वो वहां पे होगा, वो पहले बताएगा कि इस बूथ पे 865 वोट गिरी है, ये रही साबित। और जब आपने ईवीएम का टोटलाइजर दबाया, अगर उसमें 870 आ गई तो कहां जाएंगे आप? तो इस बार इनके पास भागने की जगह नहीं है। इस बार विपक्ष बहुत अलर्ट है, और यही इनकी परेशानी है कि अब इनको भाग भाग के, कभी अखबार में विज्ञापन दे करके, कभी इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी रही सही जो भी इज्जत है उसको बचाने का नाकाम कोशिश कर रही है, जिसको ये ऑलरेडी गंवा चुके हैं। अपना एग्जिट पोल की जिसकी आप बात कर रही है, ओपिनियन पोल की जिसकी आप बात कर रही है, वो एक डेटा साइंस है वर्ल्ड ओवर, ठीक है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन उतनी ही बढ़िया साइंस एक डेटा मैनिपुलेशन साइंस भी है, जिसके चैंपियन ये सारे लोग हैं जिनके आप जिक्र कर रहे हैं। चाहे वो एग्जिट पोल की बात करें, चाहे वो ओपिनियन पोल की बात करें। ओपिनियन पोल पूरी दुनिया में पॉलिटिकल बैरोमीटर देखने के लिए किया जाता है कि राजनीतिक तापमान क्या चल रहा है, किस तरह के हालात है ग्राउंड पे। हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो सिस्टम है 2014 से लेकर के अब तक, उसको उन्होंने एक एनवायरमेंट बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया है। कोई भी चुनाव हो, उसमें सीट आनी हो चाहे आपकी 25, लेकिन वो 80 पार कर देंगे, 75 पार कर देंगे। आपने तमाम स्टेट्स के अंदर देखा, और ये कोई पहली बात नहीं है। आपने तो सारी चीजें इतनी क्लोजली कवर की हैं। आपने 2 साल पहले वेस्ट बंगाल में चुनाव देखा था, 11 एजेंसियों ने वेस्ट बंगाल का चुनाव किया था। इन्हीं एजेंसियों ने जो ये अब जुटे हुए बुके पैसे, इनमें से 155 से 171 सीटें इन्होंने बीजेपी को दी वेस्ट बंगाल के अंदर, और तृणमूल की सीटें उन्होंने कर दी कम 100 से 125 के बीच में। जब परिणाम आया तो बीजेपी की तो 77 मिली आपको, 77, और उसकी ममता बनर्जी की 225 मिली। ये वेस्ट बंगाल की कहानी है। छोड़ दीजिए, 2019 में हरियाणा का चुनाव था, क्या दिखाया था? 78 से 83 सीट कितनी आई? 40 हरियाणा के अंदर बीजेपी की। कर्नाटक में आप देख लीजिए, जो अभी चुनाव हुआ था 1 साल पहले, कर्नाटक में क्या कह रहे थे कि बीजेपी बहुत भयंकर बहुमत के साथ आ रही है, 120 125, यही एजेंसियां 10 की 10, सीट कितनी आई? 65। समझना पड़ेगा आपको एक पैटर्न। हेमंत जी, 2004 भी इसमें जोड़ लेते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इसी बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है, उसी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। और यशवंत सिन्हा जो कि उस टाइम बीजेपी में थे और टॉल लीडर है काफी, उनसे जब मैं इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि वो नारा हमें ले उड़ा था। और बिल्कुल तब भी इसी तरह के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आए थे, और जब नतीजा आए तो बिल्कुल अलग थे। नहीं, 2004 में तो बहुमत ही दे दिया था अटल जी को। अटल जी को पूर्ण बहुमत दिया था इन भाइयों ने, और उसके बाद हालत ये हुई कि उस रिजल्ट आने के बाद अटल जी की पेंशन ही होगी, उसके बाद वो दिखे ही नहीं की। बीजेपी की भी पेंशन होगी 10 साल तक, और अटल जी की भी पेंशन होगी। तो ये स्थिति क्यों करी? ये जब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ज्यादा एंथुसिज्म के साथ, उस समय क्या किया था आपको याद है? 2004 में इलेक्शन प्रीपोल करवा दिया था, जब 3 राज्यों में चुनाव जीतती बीजेपी, अपने क्या नाम है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो जब वो चुनाव जीते तो इतने जोश में आ गए जो बीजेपी के रणनीतिकार थे उस समय, स्वर्गीय प्रबोध महाजन और तमाम लोग, अटल जी के रणनीतिकार वही थे, और आडवाणी जी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चुनाव बड़ा बढ़िया मौसम है, ये करा लीजिए। उसका परिणाम ये हुआ कि जो बीजेपी की जो सीटें थी जो थी वो भी नहीं रही। तो ये 2004 की बात है। लेकिन उसके बाद तो चलो 2004 से आज 2024 की हम बात करें, 20 साल है, बहुत ही ज्यादा एडवांस टूल्स भी आ गए हैं, एआई भी आ गई है, तमाम चीजें। लेकिन स्थिति तो ये है कि आप जो कुछ ये देख रही है उतना सरल नहीं है। जो आपका ओपिनियन पोल था, उसके जरिए एनवायरमेंट बिल्डिंग करना किसी पार्टी विशेष के लिए, वो एक अलग पहलू है। लेकिन आप ये सोचिए कि 1 जून की शाम को जो ये एग्जिट पोल लाए गए, इसका मतलब समझती है आप क्या है? कि इसके पीछे जो डेटा मैनिपुलेशन साइंस के जरिए जो खेल किया जाएगा कथित तौर पे, उसको पहले से जस्टिफाई करके लोगों को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है, एक बात। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग खेल देखिए, आज आपने शेयर मार्केट का हाल देखा, 3.5% ऊपर है सेंसेक्स। 13 लाख करोड़ रुपए का खेल हो गया है। चुनाव कोई जीते कोई हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 लाख करोड़ रुपए एक दिन के अंदर, ये मेरे और आपके तो है नहीं। ये किसका बढ़ा है? वो वैल्यूएशन किसका बढ़ा? आपने आज एक खबर पढ़ी होगी सुबह जब अखबार देखे होंगे कि श्रीमान गौतम अडानी, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जिनका सत्यानाश हो गया था, 36वें 37वें नंबर पर चले गए थे, आज वो हिंदुस्तान नहीं एशिया के रिचेस्ट आदमी फिर हो गए। मुकेश अंबानी से आगे चले गए। कब? जबकि काउंटिंग कल होने वाली है, ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन काउंटिंग फॉर 18th लोकसभा। इसका मतलब समझिए क्या है? सरकार मोदी जी की आ रही है, अडानी की आ रही है। उनका वैल्यूएशन कैसे बढ़ रहा है उनकी कंपनियों का? तो पूरा देश देख नहीं रहा कि इन एग्जिट पोल्स के पीछे की भी कहानी है। डेटा साइंस इज वन, डेटा मैनिपुलेशन साइंस इज वन,
और ये जो सारी की सारी चीजें सामने आ रही है शेयर मार्केट की, इट गोज विदाउट सेइंग, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, सब कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये क्यों किया गया, इसके तमाम पहलुओं पर देश की जनता को, जागरूक जनता को बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए कि क्या कारण है कि अडानी के शेयरों में 3 दिन से आग लगी हुई और बाकी सबका नीचे थे। आज एक दिन के अंदर 3.25%, 3.5% सेंसेक्स ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अडानी ने ऐसे कौन सी तीर मार दिया कि उनकी कंपनियों का इतना वैल्यूएशन बढ़ गया? लेकिन सेबी चुप है, कुछ नहीं किया सेबी ने। अब तो तमाम इंटरनल रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। अडानी के बारे में, अंबानी के बारे में क्या कहा था अपने, क्या नाम है, मोदी जी ने, कि काला धन बोरों में भर भर के टेम्पों के अंदर, याद है ना? और आज रही सही कसर पूरी कर दी श्रीमान राजीव कुमार जी ने। वो बड़ा दावा किया, आपने उस बात को मिस कर दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के अंदर इतने 1000 करोड़ रुपया काला धन बरामद किया हमने। काला धन तो गुजरात जी आप भूल गई, नोटबंदी में सारा खत्म हो गया था। तो ये कौन सा धन है जो राजीव कुमार जी ने पकड़ दिया? जवाब देना चाहिए ना, कि जो इस देश के जो विश्व गुरु हैं उन्होंने तो काला धन समाप्त कर दिया था नोटबंदी के जरिए। तो फिर ये 10,000 करोड़ रुपए किसके पकड़ लिया आपने? मोदी जी खुद कह रहे थे कि टेम्पो में भर के, बोरों में भर के काला धन जो है उसकी भी जांच नहीं हुई। तो देश देख रहा है सारी चीजों को। नहीं बुशरा जी, इसको देखने का एक दूसरा नजरिया भी है। पूरे चुनाव का नैरेटिव देखिए आप, आपने कुछ मुद्दे उठाए जो विपक्ष ने उठाए। मेरा ये सवाल है कि मोदी जी ने इस चुनाव को मुद्दा विहीन रखने में कोई कमी छोड़ी क्या? वो M15 पे बात करते रहे। मैंने M15 आपको बताया था इंटरेस्टिंगली क्या क्या है, मंदिर, मस्जिद, मुजरा और ये सारी चीजें, मैं, मेरा, मैंने और पता नहीं क्या क्या। तो मोदी जी का चुनाव था M15 के ऊपर, कि सारे मैं करके, और बेसिकली किसी भी मुद्दे पर उन्होंने कोई बात नहीं की। और उनका जो मैनिफेस्टो था वो 2047 में विश्व गुरु का था, सीधा सीधा। मतलब 5 साल चुनाव की टर्म होती है, उनकी टर्म 23 साल की है शायद। उन्होंने कह भी दिया कि मैं अविनाशी हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, 2047 तक आई एम गोइंग टू स्टे हियर। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी जो बीजेपी के नेता थे जो बायोलॉजिकली पैदा हुए, उनको तो 75 साल की उम्र में मोदी जी ने रिटायर कर दिया। और वो खुद चूंकि अविनाशी हैं, इसलिए वो 2047 तक लगातार सत्ता घोषणा ही कर दी ना उन्होंने। असली मुद्दे पे तो हम आ ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्टे टिल 2047। और उसके कैसे आएंगे, उसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जिस एग्जिट पोल की आप बार बार बात कर रही हैं, आपको पता है राजस्थान में 25 सीटें हैं, और एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी को 32 से 33 सीट मिल रही है। देखा आपने? स्क्रीनशॉट में भेज देता हूं आपको तमाम चैनलों के। हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, 15 से 19 सीटें दे रखी हैं एनडीए को। देखा आपने? वो तमिलनाडु के अंदर जितनी सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे, उतनी सीटों पर उनको सीट दे रखी। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर। तो ये चुनाव, इसका सर्वे को आपको समझना पड़ेगा एग्जिट पोल क्या था। ये एग्जिट पोल, जैसे मैंने 11 एजेंसियों का एग्जिट पोल देखा, और कल आपका मैंने जो डीबी लाइव का था वो मैंने कल अलग से मंगवा के देखा। ये जो 11 एजेंसियों का पोल है, ये मुझे लगता है कि एक किसी व्यक्ति विशेष ने एक फाइल भेज दी सारे चैनलों को, और उनको एक ब्रॉड लाइन बता दी कि 325 से लेकर 390 तक रखना है। उसके अंदर बेचारों को चूंकि वो लेट मिला, शाम को 5-6 बजे मिला, 6:30 बजे ब्रॉडकास्ट करना था, तो ये भी भूल गए कि 25 में से 25 सीटों में 33 दे दी, 10 में से 19 दे दी। वो जल्दबाजी में किया गया काम, उसको बिटवीन द लाइंस पढ़िए आप। तो वो वैसे नहीं हुआ। वो अपने एक जोशी जी हैं, साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, वो सबको भेजते हैं। पूरा नाम लेना ठीक नहीं है, आप भी समझ गई। तो उन्होंने जो डेटा भेजा उसमें शायद देर हो गई, इसमें इन्होंने जल्दबाजी में जो मर्जी आया उस पूरे डेटा को चेक भी नहीं किया। ये सारे चैनलों की। और आज तो आपने गजब देखा होगा, सुबह सुबह एक बहुत बड़े चैनल ने सुबह अपना सर्वे ही रिवाइज कर दिया एग्जिट पोल में। अब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी भाई कि आपने रिवाइज कर दिया उसको? ये सारी चीजें देश की जनता। तो वो जो सारे सर्वेज हैं, आप ये बताइए ना कि हर एक आदमी का सैंपल साइज अलग अलग होता है, एरियाज अलग अलग होते हैं। ऐसा क्या कमाल हुआ कि 11 एजेंसियों ने सर्वे किया अलग अलग, और सबके रिजल्ट सेम आ गए? ये आपने कभी सुना है क्या? सर्वे की तो एक मेथोडोलॉजी है अलग अलग। तो अगर आपने 4 लोगों से बात की, 4 लोगों से मैंने उधर बात की, उसमें भी डिफरेंस मिलेगा। इनका सेम कैसे आया 11 एजेंसियों का? तो पूरा देश इस नैरेटिव को देख रहा है। और इस बार चूंकि विपक्ष सजग है, तो मुझे लगता नहीं कि इनके पास डेटा मैनिपुलेशन की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश बचेगी, और कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस टाइम तक।